रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आप लोगों ने एक गाना बहुत पहले सुन रखा होगा। ये गाना था, कैलाश खेर ने इस गाने में अपनी आवाज़ दी थी और ये गाना था, इसके बोल थे कि इश्क जुनूं जब हद से बढ़ जाए तो आशिक हंसते हंसते सूली चढ़ जाए। कुछ इस तरीके के बोल इस गाने के थे। अच्छा, इस तरीके के जो गाना हुआ था वो मैं आप लोग को आज क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे बड़ा रीज़न है। दरअसल आजकल जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम लोग देखें कायदे से तो सब कुछ इस गाने के इर्द गिर्द घूमता हुआ ही दिखाई पड़ता है। और सेम कुछ आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है झारखंड से। और झारखंड में एक ज़िला लगता है पलामू ज़िला। पलामू ज़िला जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसी में एक थाना आता है सतबरबा थाना। और यहीं पर एक हाईवे निकलता है जिस हाईवे को NH39 हाईवे के नाम से भी जानते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 5 मार्च साल 2023 की। और इसी 5 मार्च साल 2023 को इस नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति की लाश मिलती है। जिस व्यक्ति की लाश मिलती है तो जो खबर थी ये सतबरबा थाने में दी जाती है, क्योंकि ये जो हाईवे था और ये जो पूरी घटना हुई थी इसी थाने के अंतर्गत हुई थी, इसलिए सबसे पहले इसी थाने के अंदर सूचना दी जाती है। अब जब सतबरबा थाने में इस तरीके का फ़ोन आता है कि NH39 हाईवे पर एक व्यक्ति की लाश मिली है, लिहाजा जो थाने की पुलिस होती है मौके वारदात पर पहुंचती है और जो डेड बॉडी होती है उसे देखने के बाद में शुरुआत में पुलिस को ये लगता है कि नेशनल हाईवे के ऊपर डेड बॉडी मिली है तो हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो और एक्सीडेंट होने की वजह से इस व्यक्ति की मौत हो गई हो। लिहाजा पुलिस सोचती है कि जो डेड बॉडी है इसके परिवार के सुपुर्द करना चाहिए। इसलिए पुलिस जो डेड बॉडी थी उसके आसपास में जो सारी जगहें होती हैं उसे बढ़िया तरीके से सील करती है। डेड बॉडी की बहुत ही बढ़िया तरीके से तलाशी करती है। क्या पता डेड बॉडी के पास से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा कागज़ पत्र मिल जाए जिससे ये पता चल सके कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। लेकिन दोस्तों, आस पड़ोस की जितनी जगह थी उस क्राइम सीन पर सारी ही जगह चेक करने के बाद में, डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करने के बाद में पुलिस को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि इस डेड बॉडी के पास से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी आधार कार्ड, पहचान पत्र, कोई DL, ऐसा कोई भी पेपर नहीं मिला था जिससे ये पहचान की जा सके कि आखिरकार ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। अब शुरुआत में पुलिस सोच रही थी कि ये जो केस है एक्सीडेंट का केस होगा, परिवार को बुलाएंगे, डेड बॉडी उनके हवाले कर देंगे, हमारा भी पीछा छूट जाएगा और ये जो केस है एक एक्सीडेंट के तौर पर ही फाइलों में दर्ज किया जाएगा। लेकिन जब कोई भी कागज़, कोई भी पत्र उस डेड बॉडी से नहीं मिलता है, पुलिस परेशान तो होती है। उसके बाद में डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में इसे सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था। पुलिस के लिए सवाल कई थे लेकिन जवाब कोई भी नहीं था। लिहाजा पुलिस जब सोचती है कि कोई व्यक्ति अगर हाईवे पे चल रहा है तो उसके पास कम से कम उसका DL होना चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए या कोई अन्य डॉक्यूमेंट तो इस व्यक्ति के साथ में होना ही चाहिए था। लिहाजा पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है और पुलिस को ये लगता है कि ये जो पूरा मामला है ये एक्सीडेंट का तो नहीं लग रहा है। उधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें रिपोर्ट में भी क्लियर हो जाता है। इसलिए पुलिस वापस से उस जगह पर जाती है, क्योंकि अब इस व्यक्ति का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है और इसका इस जगह पर आखिरकार डेड बॉडी कैसे मिला है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए पुलिस आखिरकार उस क्राइम सीन वाली जगह पर जहाँ पर इसकी डेड बॉडी मिली थी वहाँ पर फिर से पहुँचती है और फिर से बड़ी ही बारीकी से चेक करती है। लेकिन दोस्तों, उस जगह पर पुलिस को कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है जिससे ये पता लग सके कि ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। लिहाजा पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है, थोड़े और आगे बढ़ती है तो वहाँ पर पुलिस को एक मोटरसाइकिल मिलती है। जब वो मोटरसाइकिल पुलिस को मिलती है तो पुलिस को थोड़ा लगता है कि चलो ठीक है, मोटरसाइकिल मिली है, वो जो डेड बॉडी है वो इसी बाइक सवार की होगी। लिहाजा अब मोटरसाइकिल मिल गई है तो ये भी पता चल जाएगा कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि मोटरसाइकिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे हम लोग पता लगा लेंगे। अब पुलिस उस मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि इस मोटरसाइकिल का मालिक कौन है। जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये जो मोटरसाइकिल है ये किसी अशोक राम नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है
और जो कि लातेहार ज़िले का रहने वाला है। और जो मनिका थाना है, इसी थाना क्षेत्र का ये पूरा जो बाइक है, इसका जो मालिक है इसी इलाके का रहने वाला है। लिहाजा पुलिस सोचती है कि अब शायद इस केस का खुलासा हो सकता है। और उसके बाद में जो सतरबा थाने की पुलिस होती है वो कांटेक्ट करती है मनिका थाना क्षेत्र की पुलिस से और बताती है कि इस तरीके से एक डेड बॉडी NH-39 हाईवे पे मिली थी। थोड़ी ही दूर में एक बाइक मिली थी और उस बाइक का हमने पता लगाया तो पता चला कि अशोक राम नाम के व्यक्ति के नाम पे ये बाइक रजिस्टर्ड है और इस तरीके से गाड़ी का नंबर है, इस तरीके से डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी के पास से कोई कागज़, कोई पत्र नहीं मिला, इसलिए हमने बाइक के थ्रू पता लगाया तो पता चला कि अशोक राम नाम के व्यक्ति के नाम पे ये बाइक रजिस्टर्ड है। लिहाजा मनिका थाना पुलिस को ये बताया जाता है कि तुम पता लगाओ, ये नंबर है, इस तरीके की बाइक है और ये पता लगाओ कि ये अशोक राम नाम का व्यक्ति आखिर कौन है। उसके बाद में जो मनिका थाना क्षेत्र की जो पुलिस होती है वो पुलिस पूरी छानबीन में लग जाती है कि ये अशोक राम आखिर है कौन। आखिरकार आजकल व्हाट्सएप ग्रुप का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह पोस्ट कर दिया जाता है कि इस तरीके से एक बाइक है और इस तरीके से इस व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। सारी ही चीज़ें जब पुलिस बड़ी ही मेहनत के साथ में खोज रही थी तो आखिरकार पुलिस को ये पता चल जाता है कि जो बाइक है ये अशोक राम नाम के ही व्यक्ति की है और जो सतवर्बा थाने की पुलिस बोल रही है वो 100% सच है और जो मरने वाला व्यक्ति है ये अशोक राम ही है, जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास है, जो कि लातेहार ज़िले के मनिका थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है, वहां का एक सीधा साधा नागरिक है। लिहाजा पुलिस पहुंचती है इस अशोक राम के घर पर और कहती है कि तुम अपने बेटे की डेड बॉडी ले आओ। अब जैसे ही घर वालों को ये पता चलता है कि अपने बेटे की डेड बॉडी ले आओ, घर वालों में तो एकदम से हलचल मच जाती है, सबके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। घर वाले सोचते हैं कि पुलिस वाले आखिर ये किस तरीके की बात कर रहे हैं। अभी तो हमारे घर से जो अशोक राम है अच्छा भला गया था कुछ समय पहले और ये इस तरीके से बोल रहे हैं कि उसकी डेथ हो गई है और जिस जगह पर डेथ हुई है उस जगह पर उसके जाने का कोई मतलब ही नहीं है। लिहाजा फिर घर वाले सोचते हैं कि पुलिस वाले बोल रहे हैं तो चल के देखना चाहिए। उसके बाद में घर वाले पहुंचते हैं। डेड बॉडी जो कि पोस्टमार्टम होके आ चुकी थी लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई थी। उसके बाद में जो डेड बॉडी है घर वालों को दिखाई जाती है। डेड बॉडी को देखते ही घर वाले चीखने लग जाते हैं और ये अशोक राम की इस डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं। उसके बाद में जो डेड बॉडी होती है ये घर वालों के सुपुर्द कर दी जाती है। घर वाले डेड बॉडी को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद में डेड बॉडी से चिपट के रोने लग जाते हैं। अब जैसे घर वाले इस डेड बॉडी से चिपट के रोते हैं तो वो देखते हैं कि इस डेड बॉडी यानी अशोक राम के कान के पीछे किसी चोट के निशान हैं और उसके हाथों पर भी रगड़ के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। आमतौर पर एक्सीडेंट की डेथ में ये सारी चीज़ें तो नहीं होती। अब जैसे ही अशोक राम का भाई इस तरीके की चीज़ें देखता है कि इस तरीके से भाई की कनपट्टी पे चोट है, हाथ पर रगड़ के निशान है, वो समझ जाता है कि भाई की एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई है बल्कि हत्या कर कर उन्हें NH-39 पर डाला गया है। लिहाजा जो भाई होता है, बाकी जो परिवार वाले होते हैं सतवर्बा थाने में पहुंचते हैं जहां पर भाई की डेड बॉडी मिली थी और वहां पर जाने के बाद में थाने में पुलिस के सामने कहते हैं कि आप लोग एक बार फिर से जांच कर लीजिए और मेरे भाई की जो डेथ हुई है अशोक राम की वो एक्सीडेंट में नहीं हुई है बल्कि किसी ने मार कर उन्हें यहाँ पर डाला है। इस तरीके से उनके कान के पास में चोट के निशान है, इस तरीके से उनके हाथ पे रगड़ के निशान है। तो जो पुलिस वाले होते हैं सतवर्बा थाने के वो कहते हैं कि हमें ऑलरेडी डाउट है और हमने भी ये सारी चीज़ें चेक की थी लेकिन डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है ये अभी तक नहीं आई है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये डेथ एक्सीडेंटल है या फिर किसी ने मार कर उसकी डेड बॉडी को NH-39 पर डाला है। लिहाजा तुम चिंता मत करो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद इन सारी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। अब उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगते हैं। जो अशोक राम थे जिनकी डेथ हुई, उनके जो परिवार वाले सतवर्बा थाने में गए थे वो सारे के सारे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट करने लगते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बिना अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल था कि ये हत्या हुई है या फिर ये जो मौत है ये एक्सीडेंटल मौत है। उसके बाद में आखिरकार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पुलिस वाले पढ़ते हैं, अब ये जो पूरा मामला था ये एकदम बिल्कुल साफ पानी की तरह क्लियर हो जाता है। और इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत क्लियरली ये मेंशन था कि मरने वाला व्यक्ति अशोक राम, उसकी मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई है बल्कि मरने से पहले उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई की गई है। उसके हाथ बांधे गए थे,
उसकी कनपट्टी पर जो चोटों के निशान थे वो किसी भारी भरकम चीज़ से मारा गया था और किसी भारी भरकम वस्तु से इसको कुचल कुचल कर मारा गया है और इंटरनल ब्लीडिंग के हो जाने की वजह से इस अशोक राम की मौत हुई थी। अब पुलिस वाले भी ये समझ चुके थे कि ये जो पूरा मामला है एक्सीडेंटल तो नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऑलरेडी सारी चीज़ें बहुत क्लियरली मेंशन है। इसलिए पुलिस वाले अब इस अशोक राम के भाई से कहते हैं कि तुम अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराओ, उसके बाद हम लोग छानबीन करेंगे। उसके बाद में जो अशोक राम के भाई होते हैं वो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम अब कातिल की छानबीन करते हैं। उसके बाद में जो अशोक राम के भाई होते हैं वो कहते हैं कि साहब जितनी जल्दी हो सके तुम कातिल को ढूंढ लो, क्योंकि हमारे घर में अचानक से इस तरीके की हत्या हो जाने से पूरे घर का रो रो कर बुरा हाल है और आखिर किसने हमारे भाई की इस तरीके से हत्या कर दी। उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, कोई रंजिश भी नहीं थी। उसके बाद में पुलिस वाले भी इस पूरे मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका था। उसके बाद में सबसे पहले इन परिवार वालों से ही पूछताछ की जाती है, क्योंकि परिवार वाले पहले ही कह चुके थे कि ना हमारे भाई की किसी से कोई दुश्मनी थी, ना रंजिश थी। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि हो सकता है कि तुम लोगों को ना पता हो कि कोई दुश्मनी, कोई रंजिश थी, किसी बाहरी व्यक्ति से पता करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल फिलहाल में किसी के साथ में कोई झगड़ा हुआ हो। तो जो अशोक राम के घर परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही हमारे भाई की किसी से कोई रंजिश थी, ना दुश्मनी थी, ना किसी से कुछ ऐसा पैसों का लेन देन था कि जिससे झगड़ा वगैरह हुआ हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों कि कोई हमारे भाई की हत्या कर दे। अब जब पुलिस वाले इस एंगल पे भी कुछ नहीं पाते हैं तो उसके बाद में वापस से इस परिवार वालों से पूछते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कोई ज़मीनी विवाद रहा हो और ज़मीनी विवाद में किसी ने हत्या कर दी हो। तो परिवार वाले इस मामले में भी इनकार कर देते हैं, कहते हैं साहब हम तो गरीब आदमी हैं और हमारी कहाँ ज़मीन वमीन रखी है और हमारा किसी से कोई ज़मीनी विवाद नहीं है। जिसने भी हत्या की है उसमें ना तो कोई झगड़े का रीज़न है, ना कोई दुश्मनी का रीज़न है, ना कोई ज़मीनी विवाद है, ना जाने क्यों किसने हमारे भाई की हत्या कर दी। उसके बाद में वापस से पुलिस वाले जब इन दोनों चीज़ों में कुछ नहीं पाते हैं तो पुलिस वाले पूछते हैं कि किसी से बहुत गहरी दोस्ती हो, किसी से बहुत ज़्यादा करीबियाँ हों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दुश्मनी के एंगल से कत्ल नहीं होता है, कई बार बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती के अंदर भी कत्ल हो जाता है। लिहाजा पुलिस वाले जब इस एंगल पे पूछताछ करते हैं तो घर परिवार वाले कहते हैं कि साहब ना तो हमें किसी से दुश्मनी के बारे में पता है और ना ही हमें किसी से ज़्यादा करीबी के बारे में पता है। किसने हमारे बेटे की हत्या की है, किसने हमारे भाई की हत्या की है, हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लिहाजा पुलिस अब किसी भी एंगल पर कुछ नहीं पाती है तो पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है, क्योंकि पुलिस को इस पूरे मामले में जो भी जानकारी जुटानी थी वो खुद से ही जुटानी थी। परिवार से ऐसी कोई भी चीज़ें, कोई भी ऐसा किसी के ऊपर शक या कोई भी चीज़ मिलती नहीं है। लेकिन जो सतबरबा थाने की पुलिस थी उसके लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम ये था कि इन्हें दूसरे थाने यानी मनिका थाने में जाकर जानकारी जुटानी थी। मनिका थाने में जाकर इन्होंने इस पूरे केस की छानबीन करनी थी। अब लोकल की बात हो तो पुलिस के अपने इनपुट होते हैं, अपने मुखबिर होते हैं, उसके लिए जो जांच करना होता है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सतबरबा थाने की पुलिस के लिए सबसे मुश्किल टास्क तो यही था कि उसे दूसरे के थाने में जाकर छानबीन करनी थी। अब पुलिस वालों के लिए ये काम था तो मुश्किल ही, लेकिन पुलिस वाले भी इस पूरे केस को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जितना ये मुश्किल केस है, अब हमारे थाने में आकर एक दूसरे थाने का व्यक्ति मर गया, अचानक से उसकी हत्या कर दी गई। इसलिए जो सतबरबा थाना था उसके लिए बड़ा चैलेंज था और वो इस चैलेंज को बखूबी कबूल भी कर रहे थे और बखूबी इस पूरे मामले में अपनी छानबीन जो उनसे हो सक रहा था वो कर रहे थे। लिहाजा इसी बीच में जो अशोका राम होते हैं जिनकी हत्या हो चुकी थी, उनका जो भाई इस सतबरबा थाने में अपनी फैमिली के साथ में आया था हत्या की आशंका दर्ज कराने के लिए। वो बताता है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई का जो मोबाइल फ़ोन है वो मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा है। अब जैसे ही मोबाइल फ़ोन की बात आती है तो सतबरबा थाने की पुलिस होती है उसके लिए एक बड़ी लीड थी। तुरंत इस भाई से अशोक कुमार का, जो अशोक राम था, उसका नंबर लिया जाता है और नंबर लेने के बाद में इस व्यक्ति की लोकेशन निकाली जाती है। लोकेशन निकाली जाती है, यहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है। लिहाजा थक हार कर अब पुलिस वाले जो अशोक राम था इसके मोबाइल का CDR निकालते हैं, यानी कॉल डिटेल निकालते हैं। और जब इसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो यहाँ से बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध पुलिस को दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि जो नंबर पुलिस वालों को मिला था वो नंबर पुलिस वालों को संदिग्ध इसलिए लगता है क्योंकि इस नंबर पर घंटों घंटों बात की गई थी
और बात भी उस समय पर की गई थी, उस टाइम पर की गई थी जिस समय पे लोग अक्सर अपने पार्टनर या फिर प्राइवेट बातें करने के लिए कॉल करते हैं। अब इस तरीके से एक नंबर पर घंटों घंटों बात होना, वो भी ऐसे समय पर बात होना जब लोग ये सोचें कि प्राइवेट बात करने का ही समय होता है, यानी सब सो जाएं इस समय पर। लिहाजा पुलिस जो थी अब इस नंबर के बारे में पता लगाती है कि भैया ये नंबर किसका है, जिस पे जो अशोक राम थे इतने ज़्यादा समय तक, इतनी ज़्यादा देर तक घंटों घंटों बात किया करते थे, वो भी ऐसे समय पर जब कोई जग ना रहा हो, सब सो गए हों। तो जब पुलिस उस नंबर के बारे में जानकारी लगाती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी और का नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाली एक बहू होती है जिसका नाम होता है चंपा देवी। उसी चंपा देवी का ये मोबाइल नंबर है। अब जैसे ही इस चंपा देवी का नाम घर वालों के सामने आता है तो घर वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि ये चंपा देवी कोई और नहीं थी बल्कि जो अशोक राम थे उसकी चचेरी बहू थी। अब एक व्यक्ति जो कि अपनी चचेरी बहू से इस तरीके से रात में बातें कर रहा है, वो भी इस समय पे बातें कर रहा है, घंटों घंटों बातें कर रहा है। अब घर वालों के लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि आखिर अशोक राम अपनी चचेरी बहू से बातें क्यों करेगा, और बातें भी इतनी देर की जैसे कोई अपनी प्रेमिका से बातें करे। और जो मरने वाला व्यक्ति है वो चंपा देवी का चचेरा ससुर है। लिहाजा घर वाले तो इस पूरे मामले में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगती है कि ये जो पूरा मामला है ये प्रेम प्रसंग का मामला है, क्योंकि इस अशोक राम के मोबाइल पर जो लास्ट कॉल आई थी वो इसी जो चंपा देवी थी इसी के मोबाइल से आई थी। लिहाजा पुलिस वाले तो समझ चुके थे, इसलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो क्यों ना इस चंपा देवी को ही उठाया जाए और इससे ही पूछताछ की जाए। हो सकता है कि इस कत्ल के पीछे चंपा देवी का या फिर कुछ ऐसा हो कि चंपा देवी को इस बारे में पता हो। लिहाजा पुलिस वाले जाते हैं और जाने के बाद में चंपा देवी को उठाते हैं। उठाने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आते हैं और पुलिस थाने में लाने के बाद में सबसे पहला सवाल इससे करते हैं, क्या तुम अशोक राम से बात करती थी? अब जैसे ही चंपा देवी ये बात सुनती है कि अशोक राम से बात करती थी, वो एकदम घबरा जाती है, हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है कि नहीं, मैं तो अशोक राम से बात नहीं करती थी। लेकिन पुलिस के पास में जो CDR थे, जो कॉल डिटेल जो पुलिस ने निकलवाई थी, उसमें साफ पता चल रहा था कि जो चंपा देवी है ये घंटों घंटों अशोक राम से बात करती थी। अब लिहाजा पुलिस समझ चुकी थी, पुलिस क्लू पा चुकी थी, जो चंपा देवी छुपा रही है इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो चंपा देवी पुलिस को बताना नहीं चाहती है। लिहाजा पुलिस तो समझ चुकी थी, इसलिए पुलिस अब चंपा देवी से कहती है कि देखो, हमें सारी सच्चाई पता है, हमें सब कुछ पता है और हमारे पास सारे सबूत हैं। लिहाजा अगर तुम सब कुछ अपने आप से ही बता दोगे तो तुम्हारे लिए जो मुश्किलें होंगी ये थोड़ी कम हो जाएगी। अन्यथा अगर तुम पुलिस को घुमाओगी, पुलिस को परेशान करोगे तो तुम्हारे ऊपर धाराएं और बढ़ जाएंगी और हो सकता है कि बाद में तुम फंसो भी और उसके बाद में तुम्हें ज़्यादा समय तक जेल में रहना पड़े। अब दोस्तों, हर बार की तरह जो चंपा देवी थी कोई पेशेवर क्रिमिनल तो थी नहीं। कई बार ऐसा होता है जो पेशेवर क्रिमिनल होता है उसका बार बार पुलिस से सामना होता है, बार बार उससे इस तरीके के सवाल होते हैं, तो वो कई बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन चंपा देवी ने ना तो कभी पुलिस का कोई सवाल देखा था, ना तो उसने पुलिस थाने का कभी मुंह देखा था, ना कभी पुलिस से उसकी आमने सामने बात हुई थी। लिहाजा चंपा देवी अब फूट फूट कर रोने लग जाती है और उसके बाद में 2 नाम और बताती है। एक नाम बताती है सुनील यादव का और दूसरा नाम बताती है कैला यादव का। लिहाजा पुलिस अब जाती है, इन दोनों की तलाश करती है। तो जो सुनील यादव होता है ये तो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है, लेकिन जो कैला यादव होता है ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाता है। लिहाजा पुलिस इस सुनील यादव को अरेस्ट कर पुलिस थाने लेके आती है। जो कैला यादव था इसकी तलाश जारी थी, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त में ये नहीं आ रहा था। उसके बाद में पुलिस सोचती है कि चलो कैला यादव को बाद में गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन सुनील यादव और चंपा देवी तुम दोनों अपनी कहानी बताओ कि आखिर इस पूरी कहानी के अंदर क्या हुआ था। उसके बाद में जो चंपा देवी होती है और जो सुनील यादव होते हैं, इनके हिसाब से जो कहानी सुनाई जाती है, तो जो चंपा देवी होती है उसकी शादी इसी मनिका थाना क्षेत्र के इसी गांव के अंदर जो व्यक्ति हैं अशोक राम जिनकी हत्या हो चुकी है, उनके ही बगल में रहने वाले सकेंद्र से हुई थी। सकेंद्र से शादी होती है, 3 बच्चे होते हैं। उसके बाद में चूँकि बच्चे हो जाते हैं, परिवार हो जाता है, तो खर्चे वगैरह बढ़ते हैं। तो जो सकेंद्र थे उनको वहाँ पर भरपूर काम मिला नहीं करता था। अगर काम मिलता था तो उसके हिसाब से उतने पैसे नहीं मिल पाते। कहीं ना कहीं घर के खर्चे मैनेज करने में सकेंद्र को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए ये अपनी पत्नी चंपा देवी से बात करते हैं और बात करने के बाद में कहते हैं कि ऐसा करता हूँ कि काम करने के लिए कहीं बाहर चला जाता हूँ। धीरे धीरे खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं और यहाँ पर आमदनी का जो ज़रिया है वो कुछ है नहीं, इसलिए परिवार को संभाल पाना ही बड़ा मुश्किल है।
तो जो चंपा देवी होती है सकेंद्र से कहती है तुमने ठीक सोचा है, बाहर चले जाओ, कम से कुछ पैसे आएंगे जिससे घर का खर्चा तो कम से कम चलेगा। उसके बाद में जो सकेंद्र होता है ये घर से बाहर चला जाता है काम करने के लिए, दूसरे शहर चला जाता है। और उस समय जो चंपा देवी होती है ये घर पे अकेली होती है, 3 छोटे छोटे बच्चे। अब अकेली होती घर पे तो खाली समय में मोबाइल के पन्ने पलटती, कभी पड़ोस में बैठाती, कभी इधर बैठाती, कभी अपने पड़ोसी अशोक राम जो कि इसके चचिया ससुर थे उनके घर बैठने चली जाती। अब जो चंपा देवी थी ये भी कायदे से जवान थी और जो इसका चचिया ससुर था अशोक राम ये भी जवान था। यूँ कहें कि ये चंपा देवी से भी ज़्यादा जवान था, बढ़िया तंदुरुस्त खूबसूरत लड़का। रिश्ते में तो ससुर है लेकिन देखने में चंपा देवी से भी ज़्यादा जवान। उसके बाद में इन दोनों के बीच में आंखों ही आंखों में इशारा होता है, इनके बीच में नज़दीकियाँ बनती हैं और नज़दीकियाँ जब बनती हैं तो इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है। अब इसको एक तरीके से प्रेम प्रसंग भी कहना गलत है, क्योंकि ये एक ऐसे रिश्ते में थे जिस रिश्ते को इन्होंने इस तरीके से कलंकित किया था कि प्रेम प्रसंग वाला जो रिश्ता होता है उसे ये नाम देना बड़ा ही गलत है। उसके बाद में ये दोनों बस अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। आए दिन इन दोनों के बीच में फ़ोन पे बात होती, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, आए दिन इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं और ये सारी चीज़ें इन दोनों के बीच में चलने लगती है। लेकिन इसी बीच में जो चंपा देवी के पति होते हैं सकेंद्र, वो कहते हैं कि मैं बाहर हूँ, तुम घर पे अकेली रहती हो, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो तुम ऐसा करो कि कुछ समय के लिए अपने मायके चली जाओ। अब उसके बाद में जो चंपा देवी होती है ये अपने पति सकेंद्र का कहना मानती है और अपने मायके चली जाती है अपने बच्चों को लेके। लेकिन जब ये अपने मायके पहुंचती है तो इसकी मुलाकात इसके पुराने बॉयफ्रेंड यानी पुराने प्रेमी सुनील यादव से होती है। अब चूंकि पति घर पे है नहीं और जो बॉयफ्रेंड एक नया बनाया था जो चचिया ससुर था वो गाँव में ही रह गया, ससुराल में रह गया। अब नज़दीकियाँ बनाने का समय आता है पुराने बॉयफ्रेंड के साथ में। अब आए दिन पुराने बॉयफ्रेंड से मुलाकात करती, उसका नंबर ले लिया, अब घंटों घंटों उससे बात करती, मिलती, शारीरिक संबंध बनते, क्योंकि शादी के पहले भी इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने थे, सारी चीज़ें हुई थी। अब शादी हुई थी सकेंद्र से, बॉयफ्रेंड बना एक चचिया ससुर जिसका नाम था अशोक राम। अब ये मायके आ चुकी थी तो अपने पुराने बॉयफ्रेंड सुनील यादव से बात करने लगी थी। सारी ही चीज़ें वैसे ही चल रही थी जैसे ये जो महिला थी चंपा देवी चाह रही थी। लेकिन इसी बीच में जो अशोक राम होता है, जब उसकी प्रेमिका जो उसके भतीजे की बहू थी जो वो अपने मायके चली गई थी तो इसलिए ये उसे फ़ोन करता, फ़ोन करने के बाद में कहता कि बात करो, बात ना करो तो कम से कम मिलो, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब चूँकि जो अशोक राम था उसको चस्का लग चुका था। अब ये अवैध संबंधों का चस्का ऐसे होता है कि ये इतनी आसानी से छूटता नहीं। जब अशोक राम बार बार चंपा देवी के मोबाइल पर फ़ोन करता तो उस समय जो सुनील यादव होता है वो बात कर रहा होता है। अब बार बार फ़ोन आता है तो ये पूछता है कि ये फ़ोन किसका आ रहा है। तो ना चाहते हुए भी जो चंपा देवी होती है वो बताती है कि इस तरीके से मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो मेरे ही ससुराल में है। उसके बाद में ये अपनी मजबूरी सुनाती है कि पति घर पे थे नहीं, अब खाली समय में टाइम पास किससे करती, इसलिए एक बॉयफ्रेंड बना लिया। तो जो सुनील यादव होता है कहता है चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद तुम इससे बात नहीं करोगी। उसके बाद में जो चंपा देवी होती है अपने बॉयफ्रेंड सुनील यादव को वादा कर देती है कि वो आज के बाद अशोक राम से कभी बात नहीं करेगी। लेकिन जो अशोक राम था ये मानने को तैयार नहीं था। आए दिन ये फ़ोन करता, आए दिन मिलने को बोलता। अब कहीं ना कहीं सुनील यादव भी इस अशोक राम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। जो चंपा देवी थी ये भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन जो अशोक राम था ये मानने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि इसको चस्का लग चुका था अपनी बहू के साथ में शारीरिक संबंध बनाने का। इसीलिए उसे बार बार फ़ोन करता और इसको ऐसा भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने मायके में कोई बॉयफ्रेंड बना ले और उसके बाद में हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाए। बार बार फ़ोन करता, बार बार बात करने की ज़िद करता, कभी कभी उसे ब्लैकमेल भी करता। अब इस बात से जो चंपा देवी थी और जो सुनील यादव था इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। बाकायदा प्लान बनता है और प्लान के मुताबिक 4 मार्च साल 2023 को जो चंपा देवी होती है अशोक राम को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि आज उसके मायके में उसके घर पे कोई नहीं है और तुम मिलने के लिए भी बहुत दिन से ज़िद कर रहे थे, तो आज मौका अच्छा है, तुम घर पे आ जाओ, साथ में खाना खाएंगे, यहीं सो जाना, रात में एक दूसरे के साथ में टाइम बिताएंगे, संबंध बनाएंगे। उसके बाद में सुबह आराम से तुम चले जाना। आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को कोई शक नहीं होगा, अगर कोई पूछेगा भी तो मैं कह दूंगी कि मेरे ससुर हैं। अब जैसे ही इस तरीके का ऑफ़र अशोक राम सुनता है तो उसका तो जो दिल होता है एकदम बाग बाग हो जाता है। उसको तो ऐसा लगता है कि एक तरफ से खुला निमंत्रण आ रहा है। उसके बाद में ये तुरंत अपनी बाइक उठाता है। बाइक उठाने के बाद में घर वालों को कुछ बताता नहीं है। अगर घर वाले पूछते भी हैं तो उन्हें दूसरे गांव का एड्रेस बता देता है और कहता है कि सुबह लौट कर आएगा। और उसके बाद में ये बहुत ही तेज़ी के साथ में बाइक लेकर
इस चंपा देवी के गांव की तरफ निकल जाता है। चंपा देवी के गांव की तरफ निकलता है। रास्ते में सोच रहा था कि जितनी जल्दी हो सके चंपा देवी के साथ पहुंचे, उससे मिले और रात होने से पहले पहले ही उसके साथ में सब कुछ कर ले। ये सारी चीज़ें अपने दिल में सारे अरमान लेकर चंपा देवी के घर पहुंचता है, बैठता है, पानी पत्ता पीता है। जो चंपा देवी होती है अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद में सुनील यादव को कॉल कर देती है। सुनील यादव अपने एक रिश्तेदार जो कायला यादव था उसको अपने साथ लेता है और चंपा देवी के घर पहुंच जाता है। चंपा देवी दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही चंपा देवी दरवाज़ा खोलती है सुनील यादव, कायला यादव घर के अंदर आ जाते हैं। इन दोनों को घर के अंदर आता हुआ देख जो अशोक राम होता है ये सोचता है कि नॉर्मली गांव के कुछ लोग होंगे, आए होंगे, हो सकता है किसी काम से आए हों, लेकिन ये दूसरी साइड में मुंह करके बैठा होता है कि इसी बीच में इसके सर पर एक ज़ोरदार प्रहार होता है। ये नीचे गिर जाता है। उसके बाद में इसके प्राइवेट पार्ट पर एक ज़ोरदार लात मारी जाती है। अब दोस्तों प्राइवेट पार्ट पर ज़ोरदार लात लगना आप लोग समझ सकते हैं कितना असहनीय दर्द इस अशोक राम को हुआ होगा। कायदे से यूँ कहें कि ये तो एकदम से अधमरा हो गया, बेहोश हो गया। जब ये बेहोश हो गया तो जो चंपा देवी थी और जो सुनील यादव था जो मोटरसाइकिल ये अशोक राम लेकर गया था उसी की मोटरसाइकिल पर इसके शव को लादते हैं और रात के अंधेरे में जंगलों के बीच से होते हुए निकलते हुए ये पहुंच जाते हैं सतबरवा थाना के इलाके में। और यहीं पर एक जगह पड़ती है जिसको भलबटी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जब ये लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद अशोक राम को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है। अब ये लोग सोचते हैं कि अगर इसको होश आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसे वहीं पर उतारते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं और पत्थर लेने के बाद में इसके पीछे वाले सर के हिस्से पर ज़ोरदार प्रहार करते हैं। अब दोस्तों पीछे वाले सर का हिस्सा वैसे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। जब वहाँ पर एक ज़ोरदार प्रहार पत्थर से किया जाता है तो जो अशोक राम होता है उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब उसके बाद में ये लोग सोचते हैं कि अब डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। अब डेड बॉडी को इस तरीके से ठिकाने लगाना है कि ये कत्ल ही ना लगे बल्कि एक एक्सीडेंट लगे। इसलिए ये पहुंच जाते हैं NH-39 हाईवे पर और वहां पर पहुंचने के बाद में ये उस डेड बॉडी को एक जगह फेंक देते हैं। उसके बाद में थोड़ी ही दूर जाकर उसकी मोटरसाइकिल फेंक देते हैं और इस तरीके से इस पूरे केस को दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर पुलिस तक ये बात पहुँच भी जाए तो पुलिस को सिर्फ यही लगे कि ये एक्सीडेंटल मौत है। लेकिन उसके बाद में इनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि लास्ट बार इन्होंने कॉल की थी। अब इनकी समझ में ये नहीं आता है कि आखिर अगर पुलिस के हाथ इसका मोबाइल लग गया तो क्या होगा। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि टेक्निकल सोर्सेज से कॉल डिटेल भी निकल सकती है। इसलिए अब ये उस मोबाइल को लेते हैं, उसका सिम निकालते हैं, वहीं पर तोड़ते हैं और एक जगह सिम को फेंक देते हैं और उसका मोबाइल लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जितनी ही चालाकी से इन्होंने मर्डर किया था, इन्होंने सोचा था कि ये केस कभी खुल नहीं पाएगा, लेकिन एक छोटे से क्लू ने इस पूरे केस का पर्दाफाश कर दिया। अब ज़रा सोचिए कि जो पति है सत्येंद्र वो बाहर काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी ने पीछे क्या गुल खिलाए हैं। उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है, एक व्यक्ति के साथ में शारीरिक संबंध रखे हुए हैं। जो 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनको भी नहीं पता है कि माँ ने आखिर क्या कर दिया है। और इस तरीके से जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो पुलिस वाले वाकई हैरान होते हैं और ये सोचते हैं कि एक महिला आखिर कितना कैसे गिर सकती है। बहरहाल दोस्तों ये थी कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे उसमें पहला कमेंट था शील निधि का और ये लिखते हैं स्टोरी अच्छी लगी मलिक, कभी हरिद्वार की तरफ भी आने का कार्यक्रम हो। तो शील निधि जी बहुत शुक्रिया आपका। हरिद्वार तो कई बार आया हूँ और अगर पहले पता होता कि आप हमारे व्यूवर्स हैं लेकिन अभी आप हमारे साथ में जल्दी में ही जुड़े हैं तो उससे पहले उसके बाद में मेरा हरिद्वार आना हुआ नहीं, लेकिन जब भी आऊँगा तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये तनयांग मीनू करके आइडिया है, लिखते हैं मस्त स्टोरी मीनू फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इतना नगर, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये लिखते हैं कैरी घर की स्टोरी कवर करो ब्रो, इट्स वेरी डिफरेंट एंड न्यू स्टोरी। तो प्रिंस अली जी मैं कैरी घर की स्टोरी जो है मैंने अपनी जो लिस्ट है उसमें ऐड कर ली है और बहुत जल्द ही मैं हिडन ट्रूथ वाले चैनल पर उस स्टोरी को लेके आऊँगा, क्योंकि उस स्टोरी को मैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाऊँगा। तो जिन लोगों को भी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में जो क्राइम स्टोरी है देखना पसंद है तो आप लोग हमारे टाइटल पर जो हिडन ट्रूथ चैनल का लिंक देके रखा हुआ है @ करके वहाँ पे क्लिक करके उस चैनल पर जा सकते हैं। यह लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अशोक कुमार हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी, अशोक कुमार रामपुर यूपी से, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
उसके बाद में दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है, बट पिता के साथ में जो हुआ वो गलत हुआ क्योंकि वो उसका इकलौता लड़का था। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद मज़हर आलम है, लिखते हैं गुड स्टोरी टेलिंग, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स है सुनील त्यागी जी का, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रीनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा इमरान जी हैं, लिखती हैं जब ऐसा कुछ था तो उसने शादी क्यों ही की, उसको शादी नहीं करना था। मलिक जी बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, सब कहानियों से इन लोगों को समझ लेना चाहिए ताकि कुछ गलत करने से पहले वो सोच लें। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है वो है बाबूजी अंसारी का, और ये लिखते हैं नाजायज़ संबंध का नतीजा एक बेकसूर पति को मिला, उसकी पत्नी ने बहुत बुरा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीशान अंसारी सूरत गुजरात से, तो जीशान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो भैया आपका शुक्रिया। मोहम्मद इमरान मलिक हैं, लिखते हैं माशाअल्लाह बहुत प्यारा अंदाज़ है आपका शावेज़ भाई कहानी सुनाने का। इमरान मलिक यूपी 26 पिलभीत से, तो इमरान मलिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत नज़दीक से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं @AMG करके इनकी आईडी है। ये लिखते हैं देखो प्यार से तुम कुछ और करना, ये काम तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम मर मर के बोलते हो, और मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था कि आपने उसके बाद भी कुछ अच्छे सब्सक्राइबर गेन नहीं किए हैं। तो @OMG आप लास्ट ईयर से ही हमारे चैनल पर बैठे हुए हैं। मैं सोच रहा था कि आपने कुछ बेहतरीन विकल्प खोज लिया होगा, लेकिन शायद आपको भी हमारी स्टोरी अच्छी लगती है, इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने हुए हैं। तो इस तरीके से अपना प्यार दिखाने के लिए और हमें ये बताने के लिए आप पिछले 1 साल से हमारी वीडियोस लगातार देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स और ये थी स्टोरी। और दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, किस किस ने आज वाले हिडन ट्रूथ पर जाकर आज वाली जो डॉक्यूमेंट्री है वो देखी है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।